हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। मेरा नाम है ऋतुप्रिया पांडे और ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 21 सितंबर 2023 यानी कि 21 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और फैक्ट्स के थ्रू हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज इनॉग्रेटेड एनुअल जनरल मीटिंग and biennial conference of the Asia Pacific Forum on Human Rights। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, आपको ये इमेज देख के आंसर पता ही चल गया होगा, इसलिए कोई टाइम लगा ही नहीं होगा। तो यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ये 15th नंबर की हमारी प्रेसिडेंट है। नंबर जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही ये इनॉग्रेट किया है जनरल मीटिंग ऑफ बाइनियल कॉन्फ्रेंस ऑन एशिया पैसिफिक फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके लिए वन लाइनर हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए पढ़ना? प्रेसिडेंट। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा चुकी हूँ, तो चलिए मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पहले तो ये कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इट्स प्रेसिडेंट एंड नॉट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से पूछे जाते हैं वो है आर्टिकल 54 जो कि डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, आर्टिकल 60 जो कि डील करता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट से। ठीक है, देखिए 0 और ओ से आप कोरिलेट करिएगा। ठीक है, आर्टिकल 60 मीन्स ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। देन आर्टिकल 61 मीन्स इम्पीचमेंट। ठीक है, इस 1 से और आई से आप कोरिलेट करिएगा कि 61 मीन्स इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, और इनका ग्राउंड क्या होगा इम्पीचमेंट का, ये भी क्वेश्चन आता है। द ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये है दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी सारी डिटेल्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऐसे लोग हैं जो हमेशा न्यूज में आते रहते हैं, या फिर जो स्पेसिफिक बॉडीज होती है जो मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ, तो उनके बारे में आपको मैं पूरा कवर करते हुए चलूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैक ऑफ न्यू वर्कर्स गेट एनरोल्ड अंडर ESI scheme in the month of July 2023। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 19.88 मीन्स 19.88 लाख। ठीक है, देन ऑप्शन बी 20.88, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17.05 लाख। सोचिए कितना होगा, क्योंकि फैक्ट है तो फैक्ट भी पूछा जा सकता है इफ इट्स आस्क्ड फॉर जुलाई मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, मीन्स 19.88 लाख ऑफ न्यू वर्कर्स दे हैव गॉट एनरोल्ड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, ये है ESI स्कीम, ये है इसका लोगो, गवर्नमेंट लोगो जो इसका है। अब मैं आपको इस स्कीम के बारे में पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये स्कीम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, स्कीम कोई सी भी हो आपको पता होना चाहिए, तो जो न्यूज में आती जाएंगी मैं पढ़ाती जाऊंगी। ये है ESI स्कीम। ठीक है, ये है क्या? तो इट इज स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडी। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी बॉडी है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर है ये। इट एंश्योर्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर ये सोशल सिक्योरिटी बॉडी है दैट मीन्स कि ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। किसको प्रोवाइड करेगी? यहाँ पे लेबर से रिलेटेड है तो आप जरूर याद रखिएगा। प्रोटेक्शन टू वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स और फैमिली,
मतलब जो वर्कर्स के डिपेंडेंट होते हैं या उनकी जो फैमिली होती है उनको भी सोशो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है। इसको सेटअप किया गया था अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। It is applied to factories and other establishments like road transport, cinemas, hotels, restaurants, education, medical institutions, etc., wherein 10 or more individuals are employed. ठीक है, जहां पे भी मतलब जो फैक्ट्रीज हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये सारे जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो अभी आपने देखे, वहां पे जहां पे भी 10 या 10 से ज्यादा इंडिविजुअल्स काम करते हैं, ये स्कीम वहां पे लागू होती है। ठीक है। अच्छा, किसी किसी स्टेट में ना ये 10 से ज्यादा भी है, मतलब 20 इंडिविजुअल्स को भी वो लोग काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप उतना डिटेल में मत जाइएगा अभी। तो ये आप ये याद रखिए जो इस स्कीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि ये स्टेट अपना डिसाइड किया है कि कहीं कहीं अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्टैब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में 20 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तो वो भी एलिजिबल हैं इस स्कीम को अवेल करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस स्कीम के पर्टिकुलरली हम नंबर देखें तो 10 है, मिनिमम 10। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 20, यहाँ पे मिनिमम 10 है। देन एम्प्लॉयज अर्निंग वेजेस अप टू ₹15,000 पर मंथ कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम। मीन्स कोई वर्कर है, वो अगर 15,000 पर मंथ मैक्सिमम कमा रहा है, वो मिनिमम 14,000 भी हो सकता है, मिनिमम 4,000 भी हो सकता है, लेकिन 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका मंथली इनकम। तो जिसकी मंथली इनकम 15,000 या 15,000 से कम है वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये स्कीम कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है? तो वो है मेडिकल, मैटरनिटी बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स, डिपेंडेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये स्कीम आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक दे दिया है आपको। और अगर आप पीडीएफ हमारी डाउनलोड करके पढ़ लेंगे ना तो ये स्कीम भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इस स्कीम को ऑब्वियसली मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। और जो भी स्कीम्स आएंगी ना, अब मैं उनके बारे में ऐसे ही लिख के आपको प्रोवाइड करूंगी पीडीएफ, ताकि आप बाद में जब भी मेरा लेक्चर सुने या फिर वो पीडीएफ को देखें तो आपको सारी स्कीम्स एक साथ एक जगह मिल जाए। ठीक है। देन ट्रीफेड is going to launch phase 2 of the promotion of tribal products for Northeast region, means PTP NER 2.0 scheme from which state? ठीक है, ये जो स्कीम है इसको इसलिए बनाया गया था सो दैट जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स वो जो बनाते हैं उनका प्रमोशन किया जाए, ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक दोनों तरीके से उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। अब इसमें ये डेट पूछी गई है कि फेज 2 कब लॉन्च किया गया है या कब किया जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कब किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं 22 सितंबर, 21 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर। जिसने भी ये ऑप्शन बी सही लगाया होगा कि इसका आंसर ये है, उसका आंसर तो करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, और चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्राइफेड के बारे में। मैंने इस स्कीम का जो मेन एम है वो तो मैंने बता दिया, बट व्हाट इज ट्राइफेड, जिससे कि क्वेश्चंस आएंगे, वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑब्वियसली ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो वो ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंडर होगी। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1987। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इन 1987। इट इज स्टैब्लिश्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984। इसको स्टैब्लिश किया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत 1984 के तहत। ठीक है, ईयर है हमारा 87 और इस एक्ट के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये ट्राइफेड आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब इसका मेन फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू इंस्टीट्यूशनलाइज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
जैसा कि आपको पता है कि जो ट्राइबल्स हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उसी का है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना एंड टू प्रोवाइड ट्राइबल्स ऑफ इंडिया अ फेयर प्राइस फॉर द सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। मतलब कि जो ट्राइब्स हैं वो कोई भी अगर मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की मैं बात कर रही हूँ कि वो जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको एक फेयर प्राइस पे उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनको एक फेयर प्राइस पे खरीद लेना, ताकि उनको मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको प्रॉपर उसका दाम मिले उनके प्रोडक्ट्स का और उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हो सके। ठीक है, इसलिए ये ट्राइफेड का मेन फंक्शन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज इंडिया सेलिब्रेट राष्ट्रीय पोषण माह? In the month of September, in the month of October, in the month of August या फिर in the month of November? तो दोस्तों आप इसका करेक्ट आंसर सोचिए क्या होगा। वैसे ये इमेज देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा, आंसर भी पता ही चल गया होगा, बट स्टिल मैं बोलती हूँ योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सितंबर मंथ को एज राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय पोषण माह इस बार जो सेलिब्रेट किया गया है वो कौन सा है, वो 6th है। ठीक है, और 6th राष्ट्रीय पोषण माह में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उन्होंने एक ड्राइंग कंपटीशन रखा। क्या रखा? एक ड्राइंग कंपटीशन रखा, जहां पर उनका टॉपिक क्या था, किस पे ड्राइंग करनी थी, तो वो था रेन वाटर कंजर्वेशन पे। किस पे? रेन वाटर कंजर्वेशन पे ये टॉपिक था इनके ड्राइंग का। इस टॉपिक को इसलिए सेलेक्ट किया गया ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है ना उसको अभी से अवेयर किया जा सके सस्टेनेबिलिटी को लेके, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी चीज हम लिखते हैं या कोई भी पिक्चर हम देखते हैं तो हमारे माइंड में ना फीड हो जाती है, इसलिए हम मूवीज को देखना बहुत प्रेफर करते हैं। न्यूज में आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं तो वो आपको मतलब माइंड में ज्यादा जाएगी, भले ही आप चाहे उसको न्यूज़पेपर से जितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है, कोई पिक्चर आ रही है ना, तो वो ज्यादा दिमाग में बैठती है। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है कि रेन वाटर कंजर्वेशन को लेके ड्राइंग कंपटीशन रखा, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पता चले कि हमारे यहाँ पानी जो है वो कम होते जा रहा है, उसको कैसे सेव करना है, कितने टेक्निक्स हो सकते हैं और वो कितना सोच के और डेवलप कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं टेक्निक, जिससे कि रेन वाटर कंजर्व किया जा सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंडर हाउ मेनी कैटेगरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट विथ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी सी 6 या फिर ऑप्शन डी 2। तो आपको करेक्ट आंसर पता चल ही गया होगा। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 4। ठीक है, अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है उस वे में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो वो है विज्ञान रत्न अवार्ड, विज्ञान श्री अवार्ड, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड एंड विज्ञान टीम अवार्ड। ठीक है, देखिए विज्ञान है तो ये साइंस से रिलेटेड है, तो ये साइंस के 4 कैटेगरीज हैं जिसमें कि अब साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा अवार्ड में। ठीक है दोस्तों, ये चारों कैटेगरीज आप जरूर याद रखना, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड विज्ञान टीम अवार्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who will set up the Data Protection Board for the grievance redressal? Option A RBI, option B Minister of State for Electronics and IT, option C SEBI, option D State Bank of India। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके पास 4 सेकंड का टाइम है, मैं देती हूँ 4 या 5, अब कोई भी काउंट कर लो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मींस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी।
ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस टाइम कौन है ये, तो वो है राजीव चंद्रशेखर जी। कौन है, राजीव चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर जी। इन्होंने बोला है कि इसको सेटअप किया जाएगा, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम बहुत ज्यादा डिजिटल जो चीजें हैं हैक कर ली जाती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं लोगों को, इसलिए ये बोर्ड सेटअप किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एट सीबीआई। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए श्रीनिवासन केसवामी, ऑप्शन बी धनंजय जोशी, ऑप्शन सी राहुल नवीन, या फिर ऑप्शन डी कुलदीप द्विवेदी। तो दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूं, आप अपना आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कुलदीप द्विवेदी, ठीक है। इनको सीबीआई का डीआईजी बनाया गया है, ये है सीबीआई का ऑफिशियल लोगो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मींस डीआईजी ऑफ सीबीआई, तो आपको पता होना चाहिए कुलदीप द्विवेदी, ठीक है। लेकिन हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो है सीबीआई। तो चलिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ सीबीआई के बारे में। यूपीएससी में क्वेश्चंस उसी से आते हैं जो डिटेल पूछे जाते हैं, और जो स्टेट पीसीएस या दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्टली जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो नेम होते हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं सारी चीजें बैलेंस वे में आपको पढ़ा रही हूँ। First of all, what is the full form of CBI? The full form of CBI is Central Bureau of Investigation. It operates under the jurisdiction of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. ठीक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं उसमें मिनिस्ट्री पूछी जाती है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। इसको फॉर्म कब किया गया था, तो it was formed in the year 1963 by the resolution of Home Ministry. It comes under the Delhi Special Police Establishment Act 1946. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है कि अंडर विच मिनिस्ट्री सीबीआई कम्स, एंड कौन सा एक्ट है जिसके अंडर ये सीबीआई आता है, तो ये भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो याद कर लीजिएगा। इट कम्स अंडर the Delhi Special Police Establishment Act 1946. And who is the current director of CBI? So he is Praveen Sood. Praveen Sood is the current director of CBI. And where is its headquarter? So its headquarter is in न्यू दिल्ली। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में। और जब सीबीआई बनाया गया था तो उसके फाउंडिंग डायरेक्टर कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो थे डीपी कोहली जी। इन्होंने सर्व किया था 1963 से 1968 में इस पोस्ट पे, ठीक है। कौन, डीपी कोहली, ये फाउंडिंग डायरेक्टर थे सीबीआई के। तो ये पूरी जानकारी है सीबीआई से रिलेटेड, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर की चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। विच स्टेट हैज रोल्ड अ स्कीम नोन एज अडॉप्ट अ स्कूल? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों मैं आपको 5 मिनट का फिर से टाइम दे रही हूं, आपको पता होना चाहिए, 5 मिनट नहीं 5 सेकेंड, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अडॉप्ट स्कूल स्कीम जो है उसको रोल आउट किया है। ये वन लाइनर हो गया। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र न्यूज में भी था, क्योंकि इसने जो फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट है, मतलब फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ठीक है। किसने टॉप किया है, महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो वो है एकनाथ शिंदे जी। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है
कि कौन है महाराष्ट्र के सीएम। और ये महाराष्ट्र पीसीएस में नहीं बल्कि दूसरे पीसीएस में पूछा जा चुका है, वो था उत्तराखंड पीसीएस। ठीक है, प्रीलिम्स में पूछा गया था कि हु वाज द और हु इज द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको पता होना चाहिए एकनाथ शिंदे। ठीक है, हर एक स्टेट की कैपिटल तो पता ही होनी चाहिए, प्लस वहां की सीएम और गवर्नर। अगर गवर्नर का नाम नहीं भी याद हो पा रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीएम का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो इलेक्शंस होते हैं जैसे स्टेट में, उसकी तो पूरी सीट्स आपको याद होनी चाहिए। जो पार्टी आई है वहां पे विनिंग पावर मतलब रूल में, उसका नाम पता होना चाहिए, प्लस सीएम का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अनवील्ड पीपल्स G20 एन ई बुक। पीपल्स G20 क्या है? ये एक ई बुक है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए श्री अपूर्व चंद्र, ऑप्शन बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी श्री अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी श्री जगदीप धानकर। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अपूर्व चंद्रा। ठीक है, अपूर्व चंद्रा जी ने पीपल्स G20 जो ई बुक है उसको अनवील किया है। ये जरूर याद रखिएगा कि किसने अनवील किया है, अपूर्व चंद्रा ने। और ये एक ई बुक है, इट्स नॉट अ बुक, इट्स एन ई बुक। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में है। अब हम देखते हैं फैक्ट्स के थ्रू करंट अफेयर्स को। इसमें सबसे पहला है, इंडियाज फर्स्ट ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए ये है कि इंडिया का पहला जो ओपीडी है ट्रांसजेंडर्स के लिए, उसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां पे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, और इसका एम क्या है ये ओपीडी को बनाने का? टू एलिविएट द डिफिकल्टीज encountered by the transgenders community in healthcare services। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है उसको अभी भी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। वो एक तरफ से, चाहे आप जितना भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, जितना भी बोलें कि ऐसा नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना कि उनको अभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। जस्ट लाइक अदर जेंडर, मेल और फीमेल, इनको नहीं मिली हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सेपरेटेड फील करते हैं, बहुत ही इनको डिस्क्रिमिनेशन वे में फील होता है, ये डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जो हेल्थ सर्विसेज हैं ये उनको अवेल नहीं कर पाते हैं, है ना, ये उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ये हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते हैं मोस्टली, कि वहां पे इनको डिस्कम्फर्ट होगा, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसलिए ये ओपीडी ट्रांसजेंडर्स के लिए इंडिया की पहली बनाई गई है दिल्ली में। और यहाँ पे ओपीडी के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी स्टार्ट किया गया इनके लिए। क्या क्या? ओपीडी प्लस ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, और जो ओपीडी सर्विसेज हैं, मतलब ये जो ओपीडी सर्विसेज हैं इनके लिए, वो हर फ्राइडे को शाम को 2 से 4 बजे तक अवेलेबल रहेंगी। और इसके लिए मतलब जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए एक सेपरेट काउंटर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्हें एंडोक्राइनोलॉजी फैसिलिटी, अब फैसिलिटीज मैं बता दे रही हूँ कौन कौन सी इनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक तो हो गया एंडोक्राइनोलॉजी फैसिलिटी विथ हार्मोन एनालिसिस, देन फ्री हार्मोनल ट्रीटमेंट, देन साइकियाट्री, क्योंकि इनको माइंड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है जस्ट लाइक अदर्स। ठीक है, तो साइकेट्री फैसिलिटी एंड प्लास्टिक सर्जरी प्रोवाइड की जाएगी। तो कौन कौन सी फैसिलिटीज हो गई? एंडोक्राइनोलॉजी फैसिलिटी विद हार्मोन एनालिसिस, फ्री हार्मोनल ट्रीटमेंट, साइकेट्री फैसिलिटी एंड प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, देन गांधी वॉक हैज बीन रिज्यूम्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका आफ्टर 3 लॉन्ग ईयर्स। मतलब कि कोविड के टाइम में 3 साल तक गांधी वॉक जो है वो बंद थी। ठीक है,
और ये जो अभी स्टार्ट की गई है इन द ईयर 2023 में, ये इसका 35th एडिशन है। इस वॉक का 35th एडिशन है, ये याद रखिएगा विच एडिशन। सो इट्स 35th एडिशन। इस एडिशन में 2000 से ज्यादा लोगों ने, मतलब आप सोचो 2000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 6 किलोमीटर तक वॉक किया। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर तक वॉक किया। ठीक है। देन फॉर्मर भारती इंफ्राटेल COO धनंजय सिंह has been appointed as chairman and Sandeep Girotra as vice chairman of DIPA। मतलब कि धनंजय सिंह को मतलब दीपा का चेयरमैन और संदीप गिरोत्रा को दीपा का वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और दीपा का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन P फॉर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्रपोज्ड द न्यू नेम कॉल्ड संविधान सदन फॉर ओल्ड पार्लियामेंट। मतलब अभी आपको पता है कि न्यू पार्लियामेंट में सेशन स्टार्ट हो चुका है। सेशन मतलब लोग जाना स्टार्ट हो चुके हैं, अभी रिसेंटली हुआ है। तो ओल्ड पार्लियामेंट का जो नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुझाया है, मतलब प्रपोज किया है, रखा नहीं है, अभी ये प्रपोज किया है कि ओल्ड पार्लियामेंट को हम संविधान सदन नाम से जानेंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। RBI एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ HDFC बैंक MD शशिधर जगदीशन। जो RBI है इसने क्या किया है, तो जो HDFC बैंक के MD हैं शशिधर जगदीशन, इनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो जो भी बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो बैंक के एग्जाम्स देते हैं या फिर देंगे, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि हु इज द MD ऑफ HDFC बैंक, तो वो है शशिधर जगदीशन। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, RBI द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का। अगर पूछे विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसको बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। इसको बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। और ये मॉनिटर करता है या फिर हम बोले तो मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिया की। ठीक है, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है या फिर कौन मॉनिटर करता है, तो वो है RBI। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। मोहम्मद सिराज हैज रिगेन्ड नंबर 1 रैंक इन ICC ODI बॉलिंग रैंकिंग। जैसा कि आप लोगों ने अभी एशिया कप जो मैच हुआ था उसको देखा होगा, या फिर अगर देखा नहीं तो सुना होगा कि फिनाले में मोहम्मद सिराज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही विकेट्स लिए, जिसकी वजह से हमारी बहुत अच्छी जीत भी हुई। इंडिया ने एशिया कप जीता 2023 का। लास्ट टाइम जब इंडिया ने जीता था तो वो ईयर था 2018। कौन सा ईयर था? 2018 में। तो उसकी वजह से जो मोहम्मद सिराज हैं ये वापस से, मतलब ये पहले भी नंबर 1 रैंक होल्डर रह चुके हैं, लेकिन ये वापस से फिर से नंबर 1 पे आ गए हैं ICC की ODI बॉलिंग रैंकिंग में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। और इस लेक्चर की फ्री PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वो फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।